हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। मैं आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सीटीआई के एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, ब्रेकडाउन की स्थिति में पूर्ण सिलिकॉन डायोड की रिसाव धारा का स्तर होता है कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रो एम्पियर। कितना दोस्तों? 1 माइक्रो एम्पियर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैलाश युक्त दोलत्री का उपयोग ट्रांसमीटर में किया जाता है, इसका क्या कारण है दोस्तों? आवृत्ति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए। आवृत्ति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए। अगला, कॉलपिट दोलत्री पैदा करता है, क्या पैदा करता है दोस्तों? ज्या तरंग पैदा करता है, जिसे हम साइन वेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कैलाश के दो अभिमुख पार्श्वों के आर पार एक प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल विकसित करता है। विद्युतवाहक बल विकसित करता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके मध्य संपीड़न और विस्तार घटित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्रिकेट दीवार तथा छत पर पेंच को लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते हैं दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा, रावल प्लग का करते हैं दोस्तों, रावल प्लग का। अगला क्वेश्चन, बैटन पर क्लिप का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थगित करना है। लाइन और उपकरण के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल के अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धात्विक गुप्त की वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों सी, धात्विक लचीली नलिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेन में आपूर्ति और अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। आई रूल नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आमीटर्स एक्स और वाई है, दो पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की धारा की आवश्यकता है, तो क्या होगा दोस्तों? किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा? तो सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है दोस्तों 1/करेंट। तो जिसका करंट ज़्यादा होगा तो उसका सेंसिटिविटी कम होगा, जिसका करंट कम होगा उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कह रहा है, पैमाना का भी पीछे 2 अमीटर से पैमाना का विचलन किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो हम जिसके करंट कम होगा उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, उसके लिए सेंसिटिविटी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यंत्र एक्स अधिक सुराय ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा। कौन सा ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा? एक्स, क्योंकि सेंसिटिविटी बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। सेंसिटिविटी का मात्रक हो जाता है दोस्तों किलो ओम पर मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान समानतः क्या होता है दोस्तों? किसी प्रतिरोध में आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध कम होता है। कितना होता है दोस्तों? प्रतिरोध कम हो जाए, आंसर हो जाएगा सी। यदि नापी जाने वाली धारा का मान अनुमान ना हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए, क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा आंसर, उच्चतम माप सीमा के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वोल्ट मापी की शीघ्रता को व्यक्त किया जाता है, वो क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है? सेंसिटिविटी को दोस्तों। तो
ओम वोल्ट में, क्या चीज़ में दोस्तों, ओम वोल्ट में, डी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। लेप वाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं, लेप वाइंडिंग में कितना समांतर पथ होते हैं दोस्तों, लेप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या ध्रुव की संख्या के तुल होते हैं, क्योंकि लेप वाइंडिंग में दोस्तों समान ए इक्वल टू पी होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। और वे बाइंडिंग में दोस्तों नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 2। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यह किस में होता है दोस्तों, डीसी मशीन में या मोटर में। ओके दोस्तों, अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एकल लूप जनित्र का निर्गत वोल्टता होती है, कितनी होती है दोस्तों, एकल लूप जनित्र का निर्गत वोल्टता कितनी होती है, डी हो जाएगा आंसर दोस्तों। स्पंदित एसी होती है। जनित्र द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण है दोस्तों, जनित्र द्वारा उत्पादित वोल्टता का माप करने के लिए दोस्तों समीकरण ई बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर हो जाएगा। ई हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, आई हो जाएगा आर्मेचर करंट, आर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर रेसिस्टेंस। जनरेटर का बात कर रहा है दोस्तों, यही मोटर का बात करता है दोस्तों, तो हो जाता ए नंबर ऑप्शन दोस्तों। ओके दोस्तों, मोटर का अगर बात करता तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति की दिशा को विपरीत करने के लिए धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी जनित्र को चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान या किसी चालक की गति की दिशा को विपरीत करने के लिए धारा के पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, धारा के प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, दिशा भी विपरीत हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति उसके पूर्ण गति से अधिक किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, इसलिए क्या होता है, क्योंकि उसका क्षेत्र को घटाने से। डीसी शंट मोटर की घूर्णन की गति उसके पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, अगर उसके क्षेत्र के करंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, डी ऑप्शन। अगला डीसी शंट मोटर का भार बढ़ाने से उसकी गति में क्या परिवर्तन होगी, अगर डीसी शंट मोटर की अगर गति को बढ़ा देंगे दोस्तों तो उसका जो होगा थोड़ी सी घट जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। लोड बढ़ा देंगे तो गति क्या होगी, घट जाएगी। डीसी मोटर के आर्मेचर बला घूर्णन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉर्क 0.15 इंटू 5 इंटू जेड इंटू आई ए इंटू पी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा फ्लक्स, जेड होगा इम्पिडेंस, आई हो जाएगा आर्मेचर करंट, पी हो जाएगा पोल, ए हो जाएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एसी संकेत के वोल्ट स्तर को परिवर्तित करता है। एसी संकेत के वोल्ट स्तर को क्या चीज़ में परिवर्तित करता है दोस्तों, डी हो जाएगा सब। बिना उसके क्या परिवर्तन नहीं होता है, बिना उसकी शक्ति, आवृत्ति और आकृति परिवर्तन नहीं होता है। ओके दोस्तों, ट्रांसफार्मर का के भी रेटिंग क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अंकित किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर को क्या चीज़ में अंकित किया जाता है, केवीए में रेटिंग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दोस्तों, उच्च आवृत्ति कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का यूज किया जाता है दोस्तों, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के कार्य करने के लिए ट्रांसफार्मर में किस कोर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सी हो जाएगा वायु कोर का, मतलब एयर कोर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेस्टर्न के लपेटों की संख्या दुगनी कर दी जाए और साथ में प्राथमिक वोल्टता आधी कर दी जाए, उसकी द्वितीयक वोल्टता क्या होगी दोस्तों, द्वितीयक वोल्टता क्या होगी, घट जाएगी, मतलब वही रहेगी, घटेगी ना, सॉरी दोस्तों, वही रहेगी। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेस्टर्न के लपेटों की संख्या को दुगनी कर दी जाए और साथ में प्राथमिक वोल्टेज को आधी कर दी जाए, तो द्वितीयक वोल्टेज जो होगा वही, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर रेशियो होता है दोस्तों N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1 दोस्तों। अगर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय वेस्टर्न के लपेटों की संख्या दुगना, मतलब इसको नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना कर दिया और प्राथमिक वोल्टता को आधी कर दी जाए, अगर प्राथमिक वोल्टता को मतलब आधी कर देंगे दोस्तों तो इसका रेशियो जो होगा कट जाएगा दोस्तों, क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हो, एक प्रत्यावर्ती के लिए
पिच गुणक और वितरण गुणक के मान 0.9 और 0.8 है एवं पूर्ण पिच और सांद्रित वाइंडिंग के अपेक्षा इन गुणों के कारण विकसित विद्युत वाहक बल कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 0.72। एक पर्याप्त पिच के गुणक को वितरण गुणक को मान को इतना 0.9 और 0.8 है एवं पूर्ण पिच और सांद्रित वाइंडिंग के अपेक्षक गुणक के विकसित हो जाएगा दोस्तों 0.9 इंटू 0.8 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0.72। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में देंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।